व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं। दोबारा से तो नहीं, पहली बार पढ़ने वाले हैं अकबर्स पॉलिसीज, जो कि मुगल एम्पायर के अंदर आएगी। तो हम अकबर्स पॉलिसीज पढ़ेंगे। तो अकबर पॉलिसीज में सबसे पहले हमारे पास है द मनसबदारी सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम में क्या होता है? सबसे पहले मनसबदार, होल्डर ऑफ अ रैंक। ठीक है, तो अभी आपको मैं डायरेक्टली समझाता हूँ। तो मनसब का मतलब क्या होता है? मनसब का मतलब होता है कोई पोजीशन या रैंक, पोजीशन और रैंक। इनको हम ये जो चीजें हैं, इनको हम मनसब कहते हैं। किसी के पोजीशन या किसी की रैंक को हम मनसब कहते हैं। ठीक है, तो एवरी ऑफिसर गिवन अ रैंक और मनसब ऑन नेचर ऑफ जॉब। हर ऑफिसर को एक रैंक या मनसब दी जाती थी उनकी जॉब का नेचर देख के। ओके, फिर सैलरी या जागीर गिवन अकॉर्डिंग टू द रैंक। चलो अब ना वी विल स्टडी जागीर एंड सैलरी। आई थिंक सैलरी सबको पता होगी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू जागीर। तो जागीर क्या होते हैं? जागीर जो है उसका मतलब है कि जैसे सपोज करो अकबर की जगह अर्नव यादव, जो कि हूं मैं, वो बन गया किंग, तो मैं किंग हूं। ओके, अब मेरे पास पूरे राजस्थान का कंट्रोल है। राजस्थान का पूरा मेरे पास कंट्रोल है। और राजस्थान में सपोज करो कि 100 कॉन्स्टिट्युएंसीज है। सपोज करना है, रियलिटी में नहीं है। 100 कॉन्स्टिट्युएंसीज है सपोज करो राजस्थान में। ठीक है, तो 100 कॉन्स्टिट्युएंसी है, तो जो लोग अच्छा काम करेंगे और जिनकी रैंक अप होगी, तो मैं उनको वो कॉन्स्टिट्युएंसी दे दूंगा। तो एक कॉन्स्टिट्युएंसी को हम जागीर कहते हैं। और जब किसी किंग को हम, जैसे मैंने कोई एक्स किंग को हरा दिया, तो उस एक्स किंग की जमीन मेरे अंडर आ गई। अब मैं क्या करूंगा? उस एक्स किंग को उस जमीन का ओनर, मतलब उस जमीन पे कंट्रोल करने वाला बना दूंगा, जो कि हो गया मनसबदार। और जब वो मनसबदार हो गया, तो मनसबदार जो है वो हर 3 ईयर्स में रिप्लेस हो जाते हैं, 3 to 4 ईयर्स में, पर मैं उन्हें लाइफ टाइम रखूंगा। तो वो हो गई वतन जागीर। तो जागीर के आगे हम वतन ऐड कर देंगे, वतन जागीर। ओके, ये अकबर ने राजपूत जो लीडर्स है उनके लिए लाई थी। आफ्टर हिज डेथ बैक टू द किंग। जब वो मर जाता है तो बैक टू द किंग हो जाती है जो भी उसकी जागीर होती है। और डेथ के बाद भी, या फिर अगर वो अच्छा काम नहीं करे तो भी, और 4 to 5 ईयर्स में चेंज होना ही पड़ता था उन्हें। कैवलरी, लॉयल ट्रस्टेड सोल्जर्स, रॉयल बॉडीगार्ड्स, पैलेस गार्ड्स, आर्टिलरी, ये सब मनसबदारी सिस्टम के अंडर आ सकते हैं। द जागीरदारी सिस्टम। ऑल द मनसबदार्स वर पेड थ्रू एन असाइनमेंट ऑफ जागीर्स। जितने भी मुगल मनसबदार थे उन्हें सैलरी दी जाती थी असाइनमेंट ऑफ जागीर्स। जागीर्स देकर उन्हें सैलरी दी जाती थी। असाइनमेंट ऑफ जागीर्स मतलब तुम इस जागीर को संभालो। ओके, दीज जागीर्स कैन बी लिंक्ड टू दिल्ली सुल्तान्स इक्ता सिस्टम, वेयर सुल्तान्स parceled out their territories to be administered by their nobles and the state officials। तो अभी हमने शुरू तो नहीं करी है, पर जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत, तो उसमें जो है सैलरी इल्तुतमिश ने स्टार्ट करा था इक्तास के फॉर्म में देने। लैंड रेवेन्यूज ने स्टार्ट करा था इक्तास के फॉर्म में। अब उसी इक्ता को आप समझ लो जागीर। इक्ता थोड़ा सा अलग था और जागीर उससे काफी अलग है ना? तो आप ये समझ लो, उसके कंपैरिजन का आप मान के चलो, वो था। These officials were responsible for maintaining law and order and collection of land revenue। अब ये जागीरदारी सिस्टम के अंदर है। देखो, अब लैंड रेवेन्यू जो हम लेते थे उसको कहते थे जत। जत जो था मुगल एम्पायर का लैंड रेवेन्यू था। तो अकबर ने क्या कहा? अकबर ने कहा टोडरमल को कि जाओ
तुम जाओ और जो है पूरे इंडिया में सर्वे करके लाओ कि कौन सी जगह ड्राउट पड़ा हुआ है, कौन सी जगह जो है आपका अच्छे से फर्टाइल जमीन है, जहां जहां वो कौन सी क्रॉप्स उग रही है, कितनी क्वांटिटी में उग रही है। तो जैसे ही सर्वे के अकॉर्डिंग जत लगाया गया अलग अलग जगह पर, एक्सेप्ट गुजरात में सर्वे हुआ ही नहीं था। गुजरात में सर्वे हुआ ही नहीं था, एक्सेप्ट गुजरात, हर जगह हुआ था ये सर्वे अकबर के एम्पायर में, है ना। तो फिर जब सर्वे हुआ तो जो जत है, जत को कलेक्ट करने के लिए आया था जमींदार, जत को कलेक्ट करने के लिए जमींदार, ओके ठीक है। तो जमींदार जो टैक्स कलेक्ट करता था उसका सपोज करो 10% खुद के पास कर लिया, 10% मनसबदार अपने पास रख लेता था और 80% वो दे देते थे किसको, 80% चला जाता था मुगल ट्रेजरी में, ठीक है। सिंपल ये था। देखो अब इधर ये पॉइंट भी है, आफ्टर मीटिंग द नेसेसरी एक्सपेंसेस द इक्तदार्स यूज्ड टू सेंड द सरप्लस रेवेन्यू टू द सेंट्रल ट्रेजरी। इक्तदार्स की जगह आप इधर जागीरदार्स या मनसबदार्स आप यूज कर सकते हैं वर्ड, इक्तदार्स पहले का था और वही आप यूज कर सकते हैं, मनसबदार एंड जागीरदार। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी क्या थी, अब एक और टैक्स होता है जिजिया टैक्स। अब जिसको जिजिया टैक्स के बारे में नहीं पता, डोंट वरी, आई विल टेल इट अबाउट इट, एंड हु नोज, ही नोज प्रिटी वेल कि पहले के टाइम पे जब मुगल एम्परर रूल करते थे तो उन्होंने एक जिजिया टैक्स लगाया था जो कि सारे नॉन मुस्लिम्स को पे करना पड़ता था, कि जो भी नॉन मुस्लिम है, जो कि मुस्लिम नहीं है, उसे जिजिया टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अकबर ने क्या करा, जिजिया टैक्स को अबॉलिश कर दिया, ठीक है। जिजिया और जिजिया is a per capita yearly taxation historically levied in form of financial charge on permanent non-Muslim subjects dhimmi of a state governed by an Islamic law in order to fund public expenditures of the state. So what I told you कि जो है टैक्स लगता था नॉन मुस्लिम्स पे। उसके बाद अकबर ने बनवाया इबादत खाना, दिस बिल्डिंग राइट ओवर हियर, दिस इज इबादत खाना विच हैज बीन मेड बाय अकबर, है ना। तो अकबर ने इबादत खाना को बनवाया था। अब इबादत खाना क्या था, इबादत खाना को अगर हम समझेंगे तो इबादत खाना एक हाउस ऑफ वर्शिप था, वो मीटिंग हाउस बिल्ड बाय मुगल एम्परर, was a meeting house made by Mughal Emperor Akbar in 1575 CE at Fatehpur Sikri. It was a place where Akbar invited religious leaders and scholars of different faiths and discuss and debate on various topics. Akbar's aim was to learn about different religions and to create a new faith that would unify his diverse empire. This Ibadat Khana was an octagonal building with central platform for Akbar and 4 corners for his minister. The walls were decorated with paintings depicting the scenes of the religious discussion. The Ibadat Khana was a symbol of Akbar's tolerance and curiosity as well as his ambition and innovation. तो ये जो पैराग्राफ है ये मैंने जो है बिंज AI से बनवाया था, Binge AI. Okay, if you don't know then search on Google, you will get about it. तो Binge AI ने मुझे ये बताया, when I read about it, when I gone into the details of it, it showed that कि इबादत खाना जो है, इबादत खाना was a place of worship where जहाँ पर अकबर जो है वो सारे रिलीजियस जो भी उनके रिलीजियस लीडर्स थे उनके साथ डिस्कशन करता था। तब उसे पता चला कि जो है एक दूसरे जो अलग अलग रिलीजन्स है वो एक दूसरे के लिए टॉलरेंट नहीं है, तो उस उन्हें टॉलरेंट बनाने के लिए, वो एक दूसरे के लिए इनटॉलरेंट है, तो टॉलरेंट बनाने के लिए उसने न्यू रिलीजन फॉर्म करा जिसे हम कहते हैं दीन ए इलाही, और जिससे हमें आइडिया मिला था सुलह ए कुल,
और सुलह कुल का मतलब होता है यूनिवर्सल पीस। तो दीन इलाही जो है सारे धर्मों की अच्छी बातों को लेता था और उसमें कॉन्सेप्ट क्या था, सुलह कुल, जिसका मतलब था यूनिवर्सल पीस। तो ये मेजर पॉलिसीज थी अकबर की। और इसके अलावा कुछ अदर पॉलिसी भी थी, जैसे राजपूत की राजपूत किंग्स की डॉटर्स से मैरिज करना, जिससे सपोज करो मैं किंग वाई हूँ और आप किंग एक्स हो, तो किंग एक्स की डॉटर से अगर मैंने शादी कर ली तो ऑटोमेटिकली एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। और अगर मैं आपको अपने अंडर कर लूँ तो आप कभी भी मेरे खिलाफ बगावत नहीं करोगे, क्योंकि आपकी डॉटर मेरे पास है। तो ये सिंपल फंडा जो था वो अकबर का था, अकबर ने लगाया था। इसके अलावा उसके कुछ और भी थे कि जैसे उन्होंने राजपूत को ह्यूमिलेट नहीं करा वॉर में हारने के बाद। अगर राजपूत हार जाते थे तो वो उनको अपने साथ मिला लेता था, है ना। तो मिलाने की वजह से जो है अकबर राजपूत से ही उसने भिड़वा दिया। आप अगर मैं बताऊं तो अकबर काफी क्लेवर था, वो काफी दूर की सोचता था। उसने क्या सोचा कि राणा जो है महाराणा प्रताप को उसने मान सिंह से लड़वा दिया। खुद तो वो आया नहीं जंग में। इन द वॉर he didn't participate of battle of Haldigati, but Rana Pratap and Man Singh fought between each other, but they both were Rajputs। तो ये बेसिक उसकी स्ट्रेटेजी थी। और आपको एक बात मैं बता दूं कि जो अपने लाइक राजपूत को एक दूसरे राजपूत से लड़वा देना है बहुत बड़ी बात है। और राजपूत को अगर मैं एक राजपूत हूँ, आप भी एक राजपूत हो, तो लड़ना मुश्किल होता है। तो उसी प्रकार से अकबर ने लड़वाया और अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करा इधर। तो आई होप आप इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखे होंगे। और अगर आप कुछ भी सीखे, आपको कोई नॉलेज मिली, तो प्लीज लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल नोटिफिकेशन और कर लेना, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।